टोंक जिला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का भ्रष्ट कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ने का अभियान जारी है। टीम ने बीती रात टोंक जयपुर नेशनल हाईवे 12 पर कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग के फोरमैन देशराज मीणा और आरएसी के जवान राजाराम को 52,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैक किया। जानकारी के मुताबिक ये रकम पिछले दिनों पकड़े गए बजरी ट्रक के मामले को रफा दफा करने के एवज में ली जा रही थी। इस पूरी कार्रवाई को एसीबी के एएसपी विजय सिंह के नेतृत्व में बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया था। बड़ी खबर टोंक से। एसीबी चौकी टोंक में आके हमारे पास शिकायत दी कि मेरी जो बजरी के ट्रक के माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर लिए हैं और उनको छोड़ने की एवज में और उसके बाद सुचारू ढंग से बजरी के ट्रक को पास करने की एवज में दोनों ट्रकों के वो 60,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे बजरी के आने जाने वाले अवैध बजरी के ट्रकों को यहाँ पे कार्रवाई की जाती है खनन विभाग के द्वारा। तो परिवादी को जो माइनिंग विभाग का फोरमैन और उसके दलाल दोनों ने रिश्वत की राशि लेकर यहाँ बुलाया और जैसे ही दोनों ने रिश्वत की राशि परिवादी से ली, हमने ट्रैप कार्रवाई को यहाँ पे अंजाम। दौसा में हाईवे 21 पर एक टैंकर और जीप में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 3 की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंचे एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह, सीओ जीव प्रकाश सहित सदर और कोतवाली थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। वहीं हादसे में मारे गए एक मृतक की पहचान हो गई है, जबकि एक महिला सहित 3 की पहचान की कोशिश की जा रही है। हादसा भांडारेड मोड़ के पास हुआ। जीप दौसा से सिकंदरा के लिए जा रही थी तो जीप भर रही थी फुलाम फुल। सवारी पीछे की लुमक रही थी, साइड में भी लुमक रही थी, तो ट्रक ने टक्कर मार दी आगे से। जीप भी बहुत तेज गति से थी। प्रदेश को जल स्वावलंबी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तीसरे चरण का आगाज हो गया है। तीसरे चरण में विभिन्न जिलों में कुल 4,240 गांवों में जल संग्रहण ढांचे विकसित किए जाएंगे। राज्य के मंत्रियों ने कई जिलों में इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को सहेज कर गाँवों को जल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना इस अभियान का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तीसरे चरण के तहत बालोतरा के थोक गांव में समारोह आयोजित हुआ। जिला स्तरीय समारोह में जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल ने योजना के तीसरे चरण का विधिवत शुभारंभ किया। मंत्री ने गवई तालाब पर श्रमदान कर योजना का शुभारंभ किया। मुझे बहुत खुशी है और बाड़मेर में जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के अंदर करीब 12,000 कामों का काम पूरा करके करीब 204 करोड़ रुपए खर्च किया। बीकानेर के लूण करनसर की ग्राम पंचायत सहजरासर में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत प्रभारी मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने की। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पूजन के साथ पक्का जोहड़, जीर्णोद्धार एवं क्षमता संवर्धन कार्य का शुभारंभ किया। बीकानेर पंचायत समिति प्रधान राधा देवी ने नौरंदेसर पंचायत में इस अभियान की शुरुआत की। हनुमानगढ़ जिले के लीलावाली गांव में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का शुभारंभ जिला प्रभारी मंत्री अजय सिंह किल्क ने किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री किल्क ने कहा कि अभियान के 2 चरण से काफी लाभ मिला है और कई जिलों में वाटर लेवल ऊपर आया है। चूरू जिले की ग्राम पंचायत बिनासर के गांव खरिया में शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के मुख्य अतिथि तथा पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मंत्री राजेंद्र राठौड़ और वासुदेव देवनानी ने जल स्वावलंबन रथों को अभियान के प्रचार के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तीसरे चरण का शानदार आगाज हुआ है। 2 चरणों में मिली कामयाबी। इस जल क्रांति को जन क्रांति बनाने में मुख्यमंत्री जी का दृढ़ इच्छा संकल्प का पूरा होना
और इस बार आप देख रहे हैं कि अपार उत्साह है। सब लोग इस अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जल है तो कल है, ये भावना सबके मन में है। इन्हें सरकारी कार्यक्रम न होकर के एक अभियान है, इसमें जिस प्रकार से जुड़ाव है और आज जिस प्रकार से एक महिला राम प्यारी ने अपने 200 रुपए का सहयोग दे करके लगा कि हर जन इसके साथ एक छोटी छोटी राशि के द्वारा जुड़ करके एक अपनापन महसूस कर रहा है। निश्चित रूप से इस चरण के पूरे होते ही राजस्थान के अंदर जो पानी के ब्लॉक जो सूखते जा रहे हैं, निश्चित रूप से उसका जल स्तर भी बढ़ेगा और आम जन को भी इसका लाभ मिलेगा। चूरू के परसेनू में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तृतीय चरण की शुरुआत मंत्री राजकुमार रिणवा ने की। इस अवसर पर समारोह में मंत्री रिणवा ने कहा कि प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं बल्कि हमें वापस देना भी सीखना होगा, जिससे बैलेंस बना रहे। नागौर जिले के जायल के गुजरियावास गांव में घीसोलाव तालाब पर एमजेएसए तृतीय चरण की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, प्रभारी मंत्री बंशीधर बाजिया ने की। इस मौके पर जायल विधायक डॉक्टर मंजू बाघमार, प्रधान सुनीता सांगवा मौजूद थे। इस अभियान के दोनों चरण बेहद कामयाब रहे। उम्मीद है तीसरा चरण भी सफल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जयपुर में किशनपोल स्थित स्कूल ऑफ आर्ट की बिल्डिंग में बने संग्रहालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। इस मौके पर सांसद रामचरण बोहरा, महापौर अशोक लाहौटी सहित कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फैशन डिजाइनर भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद सीएम राजे ने फैशन डिजाइनरों के साथ डिनर किया। म्यूजियम खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर कोटा संभाग को तोहफा मिलने जा रहा है। कोटा संभाग में सड़कों के विकास को पंख लगने जा रहे हैं। 15 दिसंबर को संभाग को करीब 729 करोड़ की सड़कों की सौगात मिलेगी। 12 कृषि उपज मंडी में होने वाले समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आने की संभावना है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा चंबल की सहायक परवल नदी पर कुल 6,489 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना से किसानों को स्वच्छ पेयजल के साथ सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस योजना से 12, झालावाड़ और कोटा में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की पहल के लिए ऊर्जा संरक्षण और अन्य स्रोतों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए अफ्रीका और एशिया महाद्वीप सहित 23 देशों का एक प्रतिनिधिमंडल अगले 10 दिन राजस्थान दौरे पर रहेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत ये दल फिलहाल जयपुर दौरे पर है। इस दल के प्रतिनिधियों से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित तिवारी ने। पेरिस समझौते की ओर भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है और उसी की एक बानगी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ओर तेजी से बढ़ते कदम। भारत अब दुनिया के विभिन्न देशों को सौर ऊर्जा के यहाँ पर जो प्रयास हो रहे हैं उन सभी को बताएगा। हमारे साथ पीसी शर्मा जी हैं जो सलाहकार है रिन्यूएबल एनर्जी में। आज विभिन्न देशों से एक प्रतिनिधि मंडल आया है। किस तरह भारत विश्व की मदद करने जा रहे हैं सौर ऊर्जा क्षेत्र में? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर कंट्रीज हैं 121 मेंबर कंट्रीज। इनमें से 23 देशों के प्रतिनिधि अभी भारत में आए हुए हैं। तो यह 10 दिन का जो इनका कार्यक्रम है उसमें 3 दिन ये फील्ड विजिट रखी गई है जयपुर में और यहाँ पे इनको सोलर वाटर पंपिंग, सोलर रूफटॉप, सोलर ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स मेगावाट स्केल वो बताए जाएंगे। हमारे साथ बांग्लादेश के जॉइंट सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मोहम्मद सलाउद्दीन है। सर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन योर कंट्री फॉर सोलर एनर्जी? So in our country we use solar energy to provide electricity to people who are residing at the village level and those who we cannot cover with grid extension. That's why solar being the most dispersed energy, we are using solar power to provide basic electricity needs of the village people. हमारे साथ हैं स्टीफन वी पीटर
What do you think in Indian technology and solar help for your country? So I'm from Liberia. We have managed to develop our rural energy master plan, and within that master plan we have 92 projects for solar home systems and small solar mini grids. So with the technology being developed by India, we think the need of our rural communities will be met through solar with the assistance of the Indian government, the International Solar Alliance, and the conclave of national focal points. अब भारत की सौर ऊर्जा की कंपनियां हैं, उनके लिए भी अपार अवसर है। साथ ही विश्व के जो देश पेरिस समझौते के तहत ग्रीन एनर्जी को, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में एक साथ चलेंगे, उनके लिए $100 बिलियन का एक फंड अलग से क्रिएट किया गया है। उसके तहत इन देशों को मदद मिलेगी। जयपुर के लिए भी यह अवसर बेहद महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रफीक के साथ अंकित तिवारी, ETV न्यूज, जयपुर। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र में आरओ गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। आग की घटना बहरोड चौराहे पर बने चौधरी कॉम्प्लेक्स की है, जहां आसपास की जगह को खाली करवा लिया गया है। बड़ी खबर, अलवर से आरओ गोदाम में लगी भीषण आग। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान इस आग से लगाया जा रहा है। शिवसेना हिंदुस्तान की राजनीतिक शाखा हिंदुस्तान शक्ति सेना का सम्मेलन होटल क्लार्क आमेर में हुआ। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश महावर समेत पार्टी के राजस्थान प्रभारी और सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर उनके पदभार ग्रहण करने की सभी सदस्यों ने बधाई दी। साथ ही आगामी चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं और सदस्यों की जिम्मेदारियां भी बांटी गई। इस सम्मेलन में शिवसेना हिंदुस्तान इकाई की महिला विंग की पदाधिकारी भी मौजूद रहीं। जो 18-19 के चुनाव होंगे उसमें शिवसेना हिंदुस्तान भी अपना वजूद वहां पर करेगी। नीति जो रही है शुरू से ही हिंदुत्व के लिए काम किया है, धर्म के लिए काम किया है, उसी रणनीति को लेकर हम सत्ता तक जाएंगे। बूंदी शहर के रैन बसेरों का जायजा लेने और उसमें रह रहे लोगों से मिलने के लिए देर रात न्यायिक अधिकारियों ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान सर्द रातों के बीच खुले में रात गुजारने वाले लोगों की पीड़ा जानने निकले विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्णकालिक सचिव सुनील कुमार बिश्नोई और सीजेएम कौशल सिंह सर्वप्रथम देवपुरा स्थित रैन बसेरे में पहुंचे और क्षमता से कहीं कम रैन बसेरे और लोगों में इसकी जानकारी का अभाव को लेकर नगर परिषद को फटकार लगाई। साथ ही कहा कि पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोग ठंड में सुरक्षित रह सके। तो जनरल चीज़ जो बूंदी में देखी, तीनों ही रैन बसेरों का प्रॉपर प्रचार प्रसार नहीं है। तो मेरा आप मीडिया कर्मियों से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि ये जो नए रैन बसेरे बने हैं जिनकी 150 तक की कैपेसिटी है, लेकिन अपन देखते हैं इसी रैन बसेरे में जैसे 150 की कैपेसिटी के बावजूद मात्र दो व्यक्ति रुक रहे हैं। तो सरकार का जब इतना सारा खर्चा हो रहा है तो इसका प्रचार प्रसार हो। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है सर, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं, गेट भी नहीं लेटरिन बाथरूम में। दिक्कत आती है सर। और वहाँ पे सोने जाते हैं देवपुरा में तो 500 लगा रखा है, हमको सोने नहीं देता है साहब, हमको परेशान करता है। कोटा सांसद ओम बिरला ने विधायक संदीप शर्मा, महापौर महेश विजय, यूआईटी चेयरमैन आर.के. मेहता समेत अन्य नेताओं के साथ एक अत्याधुनिक रैन बसेरे का आगाज किया। दरअसल खास बात यह है कि रैन बसेरा पूरी तरह से जन सहयोग से संचालित किया जा रहा है और इसमें साफ सफाई और ठंड से बचाने के इंतजामों के साथ ही खाने पीने का भी पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही ईटीवी ने भी प्रदेश में रैन बसेरों को लेकर खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। ये रैन बसेरा एक ऐसा रैन बसेरा है जिस रैन बसेरे के अंदर सर्दी से पूर्ण बचाव है। इस रैन बसेरे में आने वाले सोने व्यक्ति को यहाँ पर 2 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे, शाम को भोजन दिया जाएगा, तो कोई रैन बसेरे में ठहरने वाला व्यक्ति भूखा न सोए।
गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। पहले चरण में 68% मतदान हुआ है। पहले चरण में सीएम रूपाणी समेत 977 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया है। इन उम्मीदवारों में 920 पुरुष और 57 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी आज वडोदरा जाएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के मद्देनजर राहुल गांधी आज गांधीनगर में रैली करेंगे। राहुल गांधीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जयपुर में किशन पोल स्थित स्कूल ऑफ आर्ट की बिल्डिंग में बने संग्रहालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। इस मौके पर सांसद रामचंद्र बोहरा, महापौर अशोक लाहोटी सहित कई नेता मौजूद रहे। झुंझुनू से सरकार के 4 साल के जश्न का आगाज होगा। इस कार्यक्रम में खुद सीएम राजे शामिल होंगी। कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जयपुर के नाहरगढ़ किले के माधवेंद्र पैलेस में देश का पहला स्कल्पचर पार्क बनकर तैयार है। इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट की बनाई मूर्तियां और अनूठी कलाकृतियां इस पार्क में प्रदर्शित की जाएंगी। दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की पहल के लिए ऊर्जा संरक्षण और अन्य स्रोतों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए अफ्रीका और एशिया महाद्वीप सहित 23 देशों का एक प्रतिनिधिमंडल अगले 10 दिन राजस्थान दौरे पर रहेगा। शिवसेना हिंदुस्तान की राजनीतिक शाखा हिंदुस्तान शक्ति सेना का सम्मेलन होटल क्लार्क्स आमिर में हुआ। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश महावर समेत पार्टी के राजस्थान प्रभारी और सदस्य मौजूद रहे। राज्य सरकार को 4 साल पूरे होने पर कोटा संभाग को तोहफा मिलने जा रहा है। 15 दिसंबर को संभाग को करीब 729 करोड़ की सड़कों की सौगात मिलेगी। बाना कृषि उपज मंडी में होने वाली समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। चीफ सेक्रेटरी अशोक जैन ने सचिवालय में अहम बैठक ली, जहां उन्होंने सभी विभागों से 4 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा लिया। बैठक में सीएस जैन ने सीएम की संभावित घोषणाओं के मद्देनजर सभी विभागों के आला अधिकारियों के साथ मंथन किया। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में 40 साल के रूपेश शर्मा ने दुनिया से रुखसत होते हुए 4 लोगों को जीवन दान दे दिया। नोटों के जरिए अस्पताल प्रशासन ने हार्ट्स को दिल्ली मैक्स अस्पताल में और लीवर को जयपुर में ट्रांसप्लांट के लिए भेजा। बूंदी शहर में शनिवार रात शहर के दौरे पर निकले न्यायिक अधिकारियों ने रैन बसेरों का निरीक्षण कर उनके हालात जाने। रैन बसेरों में अव्यवस्थाएं पाए जाने पर नाराजगी जताते हुए नगर परिषद को लिखित में निर्देश देने की बात कही। दौसा में हाईवे से एक टैंकर और जीप में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 3 की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। तीर्थनगरी पुष्कर की नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर माता की चौकी बनाने का मामला सामने आया है। चौकी बनाकर ग्रामीण जनता को खुलेआम अंधभक्ति में झोंकने का भी काम कर रहे हैं। असम के नगांव में करीब 100 की संख्या में हाथियों का झुंड गांव में घुस गया। इस दौरान न सिर्फ हाथियों ने बड़े पैमाने पर फसलों को बर्बाद किया, बल्कि 2 हाथियों के बीच जमकर फाइट भी देखने को मिली। चूरू से सीकर के बीच 90 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन दौड़ी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहनी ने चूरू फतेहपुर ब्रॉडगेज ट्रैक का उद्घाटन किया। प्रदेश के हेरिटेज और खादी को प्रमोट करने के उद्देश्य से डिग्गी पैलेस में राजस्थान हेरिटेज वीक 2017 का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश विदेश की सुपर मॉडल्स खूबसूरत लिबासों में अपनी दिलकश अदाओं के जलवे बिखेरती नजर आई। जयपुर में आदि महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसे लेकर जवाहर कला केंद्र स्थित शिल्प ग्राम में प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें 18 राज्यों के 150 आदिवासियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ देश भर के उत्कृष्ट उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। मेले के दौरान देश भर के आर्टिजन्स अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के सेंट्रल पार्क में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन हुआ। संगीत संध्या में किराना घराने के जाने माने शास्त्रीय गायक जयतीर्थ मेवुंडी ने समा बांध दिया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में एमआरएम कॉलेज में 3 दिवसीय 8वीं स्टेट महिला हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट में 14 जिलों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्वर्गीय ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने किया। राजधानी जयपुर में आज ब्रिटिश पोलो डे मनाया जाएगा। आज जयपुर के पोलो ग्राउंड में 2 मैच खेले जाएंगे। इस मौके पर मारवाड़ी स्टर्लिंग की म्यूजिक राइट और सोलवी कैवलरी का ट्रिक राइटिंग का भी आयोजन होगा। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। हालांकि मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मैच के समय धर्मशाला में बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने साउथ अफ्रीका दौरे से पहले हुंकार भरी है। शास्त्री ने कहा कि भारतीय टीम अपने इस शानदार प्रदर्शन को विदेशी दौरों पर भी जारी रखेगी।